व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। हमने पहले देखा था कि 1991 से पहले जो पॉलिसीज थी उसके बारे में हमने देखा था। उसमें क्या देखा था कि 1991 से पहले जो भी जितनी भी पॉलिसीज थी वो सारी गवर्नमेंट के अंडर में थी। क्यों? ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल में थी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट हो सके। इसलिए जो सारा कंट्रोल था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो गवर्नमेंट के हाथ में था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। प्राइवेट के पास इतने फंड भी नहीं थे कि वो उनमें लगा सके, और लगाने के बाद वो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वर्क करता है, तो उसके पास इतने फंड भी नहीं थे। और मजे की बात है कि आपको एक बात, 1991 में हमें लोन की बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, तो हमने लोन लिया था। उसके लिए हमने अपना सारा गोल्ड गिरवी रख दिया था IMF के पास, ठीक है, तब जाके हमें लोन प्रोवाइड हुआ था। चलिए हम उसके आगे की बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। मीन्स हमारी जो पब्लिक सेक्टर था उसने क्या किया, पहले उसके पास 17 इंडस्ट्रीज होती थी। इंडस्ट्रीज मीन्स ऐसे नहीं कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में क्या होगा कि कोई प्लास्टिक की बॉटल बना रहा है, कोई प्लास्टिक के मग बना रहा है, तो अलग अलग जो फैक्ट्रीज होती है वो, जैसे प्लास्टिक की जितनी भी फैक्ट्रीज है वो सब मिलके क्या बनेगी, एक प्लास्टिक की इंडस्ट्री बनेगी। तो गवर्नमेंट के पास कितनी इंडस्ट्री थी? उसके पास पूरी 17 इंडस्ट्री थी। लेकिन 17 से कम होके रिड्यूस होके जो 1991 के बाद पॉलिसी आई उसके बाद वो रिड्यूस होके 98 हुई, और अब तो सिर्फ 3 ही है। कौन कौन सी है? 3 है, रेलवेज, एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। ठीक है, 3 हमारे पास इंडस्ट्रीज है। रेलवे हम इसलिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि हम लोगों का क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, तो रेलवेज हमने इसलिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया है। बाकी जो दो इंडस्ट्रीज है, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस, वो हम इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि उससे हमारे देश को खतरा हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ अ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मींस डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर की मींस हम किसी चीज में अपना इन्वेस्ट करना, मतलब हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट मींस हम उसमें से पैसा खींच रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इट इन्वॉल्व द सेल ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होते हैं कंपनीज के, उन्हें हम बेच देते थे, किसे? प्राइवेट सेक्टर को बेच देते थे। द ऑब्जेक्टिव वाज टू रेज रिसोर्सेज। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिसोर्सेज रेज करना। और वो ये पैसा इकट्ठा करके क्या करते थे? हेल्थ में लगाते थे, फैमिली वेलफेयर में लगाते थे, प्राइमरी एजुकेशन में लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है रिड्यूसिंग पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन। इससे क्या होता था, जो पब्लिक का डेट इकट्ठा हो गया है वो कमी होती थी उसमें, और इंटरेस्ट का बर्डन भी पब्लिक सेक्टर के ऊपर से कम हो गया था। थर्ड जो पॉइंट है वो है ट्रांसफरिंग द कमर्शियल रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर। हमने क्या किया, धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज कम होने लगी तो हमने कमर्शियल जो रिस्क था वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि पहले जब सारी इंडस्ट्री 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के ऊपर थी तो उसके ऊपर रिस्क भी ज्यादा था। इसलिए अब धीरे धीरे उसने क्या किया, इक्विटी शेयर के थ्रू उसने अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को देने लग गए, ताकि प्राइवेट सेक्टर के पास भी थोड़ा रिस्क ट्रांसफर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसका इन मेनी एरियाज वेयर द पब्लिक सेक्टर हैड अ मोनोपोली। क्या होता था, सारा सब चीजें पब्लिक सेक्टर के हाथ में आने लग गई, तो एक मोनोपोली बिल्ड हो गई कि हमारे अलावा ये कोई काम कर नहीं सकता। तो करप्शन बढ़ गया इस कारण कि हमारे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, तो करप्शन इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली होती है कि सपोज कि पेन है कैमलिन का, ठीक है, कैमलिन का पेन सिर्फ यही मार्कर मिलता है कैमलिन का, इसके अलावा कोई कंपनी का मार्कर नहीं मिलता। अब ये एक ही बाजार में कंपनी है जिसका मार्कर मिलता है। अब ये वैसे तो इसकी कॉस्ट 25 रुपीज है, लेकिन क्योंकि अकेला है तो ये 50 रुपीज में भी दे सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको इसी कंपनी का लेना पड़ेगा। तो वैसे गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें हो गई थी, तो पब्लिक सेक्टर के हाथ में सारी चीजें होने से क्या हो गया था, मोनोपोली बिल्ड हो गई थी। ठीक है, उस मोनोपोली, ये 1991 के बाद जो पॉलिसीज आई है उसके कारण थोड़ी मोनोपोली भी कम होने लगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी हमारी इंडस्ट्रीज जाने लग गई। सी इसका पॉइंट है
पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट। सिक यूनिट क्या होती है? सिक यूनिट होती है, सिक से आप क्या समझते हैं? बीमार। कि ये समझ लीजिए आपकी इंडस्ट्री बीमार है, मतलब वो 10 साल से नहीं चल रही, 15 साल से लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं उसमें, सिर्फ वो बर्डन बनी हुई है पब्लिक सेक्टर के ऊपर। तो क्या करती थी ऐसी कंपनी को, ऑल पब्लिक सेक्टर यूनिट वर रिफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल। जो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन था ना, वो क्या करता, फाइनेंशियल था, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल, ये क्या करता था? या तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करता था, बनाता था, ये डिसाइड करता था कि वो जो सिक यूनिट है उसे दोबारा बनाया जाए, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, या फिर उसे बंद कर दिया जाए। ये इंडस्ट्री से डिसाइड करती थी कि मान लीजिए आप HTML है, वो काफी साल तक 10-15 साल तक लॉसेज में गई, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट को कि जैसे ही कंपनी बंद हुई उनके रिस्क जो फालतू खर्चे थे वो बंद हो गए। अ नेशनल रिन्यूअल फंड वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कंपनसेशन। और जो ये कंपनी, सपोज ये इंडस्ट्री बंद हो गई है तो नेशनल रिन्यूअल फंड सेटअप करा था गवर्नमेंट ने, ताकि वो प्रोवाइड कर सके उस पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है उनको कंपनसेशन दे सके। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दे सके, कंपनसेशन टू द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज। ठीक है, फिर देखिए डी है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, पब्लिक सेक्टर वर गिवन क्लियर टारगेट एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फॉर अचीविंग दोस टारगेट। मींस पब्लिक सेक्टर क्या करती है, एक टारगेट उनको दे देती है कि आपको ये टारगेट पूरा करना ही है, अगर आप ये पूरा नहीं कर पाते तो ये कंपनी, इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी। अगर आप ये टारगेट पूरा कर देते हैं तो आप अपने, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो कह देती थी कि हम अपना, मेरा गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, आप अपनी कंपनी को कैसे चलाते हैं ये आपकी इच्छा है, अपने या उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, क्या मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, ये आपके ऊपर है। बट जो गवर्नमेंट टारगेट फिक्स कर देती थी वो उसे पूरा करना होता था। तो 1991 के बाद ये सारी पॉलिसीज आई थी। फर्दर और भी पॉलिसीज आई है, लेकिन जो बेस था वो इन्हीं पॉलिसीज से था। अब तक काफी पॉलिसीज चेंज हो गई है और भी नई चीजें आ गई है, बट जो बेस स्टार्ट हुआ था पॉलिसी चेंज होने का वो यहीं से शुरू हुआ था, और ये 4 पॉइंट्स उसके हैं। देखिए मैं वापस बता देती हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट था गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर। 1991 में थोड़े चेंजेस हुए थे। क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था इंडस्ट्री का। पहले 17 इंडस्ट्री थी पब्लिक सेक्टर के पास, उसको अब वो बची है 3। कौन कौन सी है हमारे पास? है कौन सी है? 3 रेलवेज है, एटॉमिक एनर्जी है और डिफेंस है। ठीक है, फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था हमने, अपनी इक्विटी शेयर प्राइवेट सेक्टर को देने लग गए थे। ठीक है, फिर सिक यूनिट्स मींस जो कंपनी नहीं चल रही है, बहुत दिन से लॉसेज में जा रही है, बर्डन ही है पब्लिक सेक्टर के ऊपर, उसे क्या कर दिया था? उसे या तो बंद कर देते थे या रिकंस्ट्रक्ट करते थे उसे। ठीक है, वो कौन करता था? वो करता था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता था। ठीक है, और उनके जो एम्प्लॉयज होते थे उनको कंपनसेशन कौन देता था? वो देती थी अ नेशनल रिन्यूअल फंड, जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप की थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या था? एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता था कि ये टारगेट आपको पूरा करना है, इसमें गवर्नमेंट आपका कोई इंटरफियर नहीं करेगी, आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के, फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।